अमेरिका आज सुपर पावर क्यों है? अपने डॉलर की वजह से। लेकिन इंडियन रुपी अब इस डॉलर को रिप्लेस करने वाला है। कुछ दिन पहले ही दोहा एयरपोर्ट पे जब मीका सिंह ने सीधा इंडियन रुपयों को यूज करके शॉपिंग की और उनको इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उन्होंने ये वीडियो शेयर की। इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सैल्यूट टू यू। ये छोटी सी वीडियो फ्यूचर में होने वाले एक बहुत बड़े ग्लोबल चेंज का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। एंड जबकि कई न्यूज चैनल्स आज इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखा रहा कि दुनिया भर में आज जिस डी डॉलराइजेशन के बारे में बात हो रही है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एंड ये क्यों और कैसे होने वाला है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ग्लोबल करेंसीज का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, डॉलर आज भी एक ग्लोबल करेंसी क्यों है एंड कैसे फ्यूचर में डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद हमें डॉलर या फिर किसी दूसरी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर अपनाने की जरूरत पड़ी। एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के समय, जब 1914 में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ दूसरे देशों ने एक बहुत ही गलत फैसला लिया। यह फैसला था इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड को ठुकराने का। और इस फैसले का इंपैक्ट वैसे तो पूरी दुनिया पर पड़ा, पर उस समय सबसे बुरा इंपैक्ट जर्मनी को देखना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होते ही कुछ ही समय बाद जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी। तब जर्मन गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने कर्जे चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और फिर इस वॉर को लड़ने के लिए भी उनके पास पैसों की कमी होने लगी। जर्मन गवर्नमेंट का सोचना था कि अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड को ठुकराकर अपनी इकोनॉमी में पैसों की प्रिंटिंग बढ़ा दें तो इकोनॉमी में पैसों का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे वो अपने कर्जे भी उतार लेंगे और वॉर को फंड भी कर पाएंगे। लेकिन इस डिसीजन के बाद जो हुआ वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। दरअसल जर्मन गवर्नमेंट ने देखते ही देखते इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी कि इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। उसके बाद तो 1923 के शुरू होते ही चीजों के रेट इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि जनवरी 1923 में जिस ब्रेड के एक लोफ की कीमत 250 मार्क्स होती थी, उसी लोफ की कीमत नवंबर 1923 में 2 लाख मिलियन मार्क्स तक पहुंच गई। करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी कि एक नोट को प्रिंट करने में जितनी कॉस्ट लग जाती थी उतनी तो उस नोट की वैल्यू भी नहीं होती थी। बल्कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब एक डेली वेज वर्कर को किसी एक काम को करने के लिए ही दिन में 2 बार पेमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि सुबह जिस रेट के हिसाब से उसे पेमेंट मिलती थी, लंच टाइम तक आते आते चीजों के रेट इतने ज्यादा बदल जाते थे कि सुबह मिली हुई वो पेमेंट लंच टाइम तक आते आते उस वर्कर के लिए किसी काम की नहीं रहती थी। इनफैक्ट चीजें कैसे बदली इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक यूएस डॉलर के बदले 4 मार्क्स एक्सचेंज करने पड़ते थे, लेकिन नवंबर 1923 तक पहुंचते पहुंचते $1 के बदले 1 ट्रिलियन मार्क्स को एक्सचेंज करना पड़ता था। एक व्हील बैरो, एक ठेला भर के पैसे ले जाकर भी लोग एक न्यूज़पेपर तक नहीं खरीद सकते थे। इकोनॉमी में इतनी ज्यादा करेंसी सर्कुलेट कर रही थी कि करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई। फिर एक टाइम वो भी आया जब जर्मनी के फार्मर्स और शॉपकीपर्स ने जर्मनी के लोगों को पैसों के बदले चीजें देने से ही मना कर दिया, क्योंकि पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। जगह जगह पे खाने की चीजों को लेकर दंगे होने लगे थे, पढ़े लिखे लोग चोरियां करने पे मजबूर हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया था। और फिर फाइनली सब कुछ डुबाकर अगस्त 1924 में रेंटेनमार्क नाम की एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो फिर से यूएस गोल्ड रिजर्व के साथ लिंक। अब जर्मनी की इस पूरी स्टोरी से आपको ये समझ आ गया होगा कि जब जर्मनी ने गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे एक सेंट्रल सिस्टम से अपनी करेंसी को अलग किया तो उसकी करेंसी बर्बाद हो गई, और फिर से अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए भी उसको यूएस गोल्ड रिजर्व के साथ अपनी नई करेंसी को जोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल है क्यों दुनिया भर की ग्लोबल करेंसीज के लिए सेंट्रल सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये आखिर काम कैसे करते हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले लोग व्यापार के लिए गोल्ड कॉइन्स का यूज करने लगे थे। तब पेपर नोट का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी जिन व्यापारियों को कोई बड़ा ट्रेड या फिर कोई बहुत ही महंगी चीज खरीदनी होती थी, उन लोगों को गोल्ड के जरिए व्यापार करने में एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता था। चैलेंज ये था कि अगर किसी इंडिया में मौजूद व्यापारी को इंडिया के बाहर से कोई बहुत ही महंगी चीज खरीदनी होती थी जिसकी वैल्यू कई किलो गोल्ड के बराबर थी, तो उस व्यापारी के लिए इतने भारी गोल्ड जैसे मेटल को लेकर ट्रैवल करना और उस चीज को खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और अनसेफ हो जाता था। इसलिए ट्रेड की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर पेपर नोट्स का इन्वेंशन हुआ। लेकिन पेपर नोट्स की खुद कोई रियल वैल्यू नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज से कई सौ साल पहले जब पेपर नोट्स का प्रचलन शुरू हो गया था और जब देशों में बैंक्स बनने भी शुरू हो गए थे, तो उस दौरान अगर आप भी एक व्यापारी होते और आपको इंडिया के बाहर से किसी चीज को खरीदने के लिए 50 किलो गोल्ड की जरूरत होती, तो आपको ये 50 किलो गोल्ड लेकर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आप सीधा ये 50 किलो गोल्ड
या तो किसी बैंक या अपने देश के व्यापारियों के समूह के किसी बड़े एजेंट के पास जमा करवाते और फिर वो एजेंट या वो बैंक आपको एक नोट देता जिस नोट की वैल्यू आपके द्वारा जमा कराए गए इस 50 किलो गोल्ड के बराबर होती। और कुछ इस तरीके से आप 50 किलो गोल्ड के साथ ट्रैवल करने के बजाय सिर्फ एक पेपर नोट के साथ ट्रैवल करते और बाद में उसी पेपर नोट का यूज आप अपने व्यापार के लिए करते। उसके बाद जब कई देशों के व्यापारी इसी तरीके से व्यापार करने लगे तो कई कंट्रीज के पास अलग अलग क्वांटिटीज में गोल्ड और अलग अलग तरीके के पेपर नोट्स पहुंचने लगे। तब जाकर लोगों को व्यापार के लिए एक सेंट्रल सिस्टम की जरूरत महसूस हुई और कुछ यहीं से शुरुआत हुई गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की। लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक सेंट्रल मॉनेटरी सिस्टम क्यों जरूरी था, ये सवाल के जवाब का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि जर्मनी में जो हाइपर इन्फ्लेशन आया उसको समझने के लिए आपको इस जवाब के दूसरे पहलू को भी समझना पड़ेगा। और इस पहलू को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप यूं समझो कि जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू हुआ उस समय आप अमेरिका में रहते थे और तब अमेरिका के पास जितना गोल्ड मौजूद था उसकी कीमत ब्रिटेन के पास मौजूद टोटल गोल्ड से कम थी। और गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अमेरिका के अंदर 30 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग $20 के बराबर थी। और अगर तब 30 ग्राम गोल्ड की कीमत $20 के बराबर हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि तब $1 लगभग 1.5 ग्राम गोल्ड के बराबर था। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो अमेरिका में तब एक ऐसी सिचुएशन आई जब अमेरिका में जितना टोटल गोल्ड मौजूद था उसके मुकाबले अमेरिका में मौजूद गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा थी। अब ऐसी सिचुएशन को ही एक डिफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में करेंसी की परचेजिंग पावर पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। और जब करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसको समझने के लिए एक फ्रूट सेलर का एग्जांपल लेते हैं। एक फ्रूट सेलर जैसा व्यापारी जो डिफ्लेशन से पहले $1 में 1 किलो सेब बेचता था, अब डिफ्लेशन के बाद उसी फ्रूट सेलर को $1 में 3 किलो सेब बेचना पड़ेगा। और अगर डॉलर की वैल्यू को गोल्ड में कन्वर्ट करके समझे तो जहां उस फ्रूट सेलर को पहले 1.5 ग्राम गोल्ड के बदले 1 किलो सेब बेचना पड़ता था, अब इस डिफ्लेशन के बाद वही फ्रूट सेलर 1.5 ग्राम गोल्ड में लगभग 3 किलो सेब बेच रहा है। मतलब कि डिफ्लेशन से पहले ये फ्रूट सेलर 1 किलो सेब बेचकर जितना मुनाफा कमाता था, अब डिफ्लेशन के बाद गोल्ड की वैल्यू में इसका मुनाफा कम हो चुका है। इसीलिए गोल्ड के नजरिए से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये फ्रूट सेलर अब अपने सेब को दूसरे देशों में बेचना शुरू हो जाएगा जहां उसे अपने सेब को बेचकर ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड मिले। और सिर्फ ये फ्रूट सेलर ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई व्यापारी ऐसा ही कुछ करेंगे। और मान लो तब ये फ्रूट सेलर अपने सेब बेचने के लिए ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी में चला जाता है। अब ब्रिटेन की इकोनॉमी स्टेबल है तो इसे उसी सेब को बेचकर, मतलब उसी 3 किलो सेब को बेचकर 4.5 ग्राम गोल्ड मिलेगा। और जब वो ब्रिटेन में कमाया हुआ अपना ये 4.5 ग्राम गोल्ड अमेरिका वापस लेकर आएगा तो उसे अमेरिका में ये 4.5 ग्राम गोल्ड एक्सचेंज करने के बदले $3 मिल जाएंगे। और कुछ इस तरीके से डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन में कई व्यापारी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए अमेरिका से बाहर जाएंगे और फिर बाहर से वो सोना लेकर अमेरिका आएंगे, जिससे उन्हें भी मुनाफा होगा और अमेरिका में जो गोल्ड की क्वांटिटी पहले कम हो गई थी वो भी बैलेंस में आ जाएगी। और इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे ये सेंट्रल सिस्टम पूरी दुनिया के लिए तब बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट था तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाकर यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया। देखो, अनफॉर्चुनेटली जब वर्ल्ड वॉर 1 के समय कंट्रीज के पास वॉर को फंड करने के लिए पैसों की कमी होने लगी तो लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड के लॉन्ग टर्म फायदे को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कई देशों की सरकारों ने सोचा कि गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ो, सीधा पैसा प्रिंट करते हैं और अपने खर्चे पूरे करते हैं। बट यही वो टाइम था जब यूएस डॉलर ने इंडस्ट्रियल ट्रेड में अपनी पकड़ बनानी भी शुरू कर दी थी। इसके कई रीजंस थे। पहला तो यह था कि जब पूरी दुनिया वॉर में इन्वॉल्व थी तब यूएस अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हुआ। और दूसरा रीजन यह है कि उसी दौरान अमेरिका लार्ज स्केल पर वेपन्स मैन्युफैक्चर करने वाला एक देश बन चुका था, जिसकी वजह से कई कंट्रीज वॉर को लड़ने के लिए यूएस से वेपन खरीद रही थी। और कई देश तो ऐसे भी थे जिन्होंने यूएस से उधार लेकर उन वेपन्स को खरीदना शुरू कर दिया था। और क्योंकि उस समय यूएस अपने बढ़े हुए व्यापार की वजह से अच्छी कमाई कर पा रहा था, इसलिए इन पैसों को उसने कई देशों को एक हेल्प के तौर पर लोन देने के लिए भी यूज किया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक तरफ दुनिया भर की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वहीं यूएस की इकोनॉमी बहुत स्टेबल थी और यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी बन चुका था। कई देश यूएस के कर्जदार बन चुके थे और कई देश यूएस डॉलर की स्टेबिलिटी की वजह से किसी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यूएस डॉलर को ही अपने एक रिजर्व एसेट के तौर पर होल्ड कर रहे थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड जब यूएस गवर्नमेंट को अपने इस डॉलर की पावर समझ आ गई तो उन्होंने बहुत दूर की सोचते हुए एक डिसीजन लिया। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई
जिसमें 44 से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और पूरी दुनिया के लिए एक नई मॉनेटरी सिस्टम को लाने का फैसला लिया। इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी की उपाधि दे दी गई और लगभग 28 ग्राम गोल्ड को $35 के फिक्स्ड रेट के हिसाब से पेग कर दिया गया। जबकि दूसरी कंट्रीज ने सीधा गोल्ड की वैल्यू को अपनी करेंसी से लिंक करने के बजाय अपनी अपनी करेंसीज को एक फिक्स रेट के हिसाब से यूएस डॉलर की वैल्यू के साथ पेग कर दिया। एंड यही वो टाइम था जब यूएस डॉलर दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी बन चुका था। बट इसके बाद 1970s के दौरान एक टाइम वो भी आया जब यूएस में आए हुए इन्फ्लेशन की वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू अनस्टेबल हो गई थी और यूएस को अपने डॉलर्स को गोल्ड से डीलिंक करना पड़ा था। उस दौरान कई देश फिर से डॉलर के बजाय गोल्ड को अपने रिजर्व एसेट के तौर पर होल्ड करना शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि किसी भी देश के पास यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी ऑल्टरनेट करेंसी नहीं मौजूद थी, इसीलिए यूएस डॉलर तब भी अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने में कामयाब रहा और बाकी करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर अपनी डोमिनेंस को बरकरार रख पाया। बट अब यूएस डॉलर की डोमिनेंस कमजोर होते जा रही है क्योंकि कई देश अब डी डॉलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इंडियन रुपी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अब एक ऑल्टरनेट करेंसी बनते जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि यूएस डॉलर का डोमिनेंस क्यों और कैसे खत्म होते जा रहा है। देखो, कोई भी कंट्री जब किसी करेंसी के जरिए ट्रेड करती है तो उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक सिस्टम का यूज करना पड़ता है। जो सिस्टम उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आसान और ट्रेडर्स के पैसों को एक सेफ ट्रांसफर के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड डॉलर्स के साथ ट्रेड करने के लिए कंट्रीज अभी तक ऐसे ही एक स्विफ्ट सिस्टम नाम के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का यूज करते थे। इस सिस्टम को फिलहाल 200 से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है और इस सिस्टम का कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन अभी तक कंट्रीज के पास मौजूद नहीं था। लेकिन इंडिया ने अब इस सिस्टम के एक ऑल्टरनेट के तौर पर स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स नाम की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, जिसको कई कंट्रीज ने अडॉप्ट करने के लिए हामी भरी है। अब बस यूं समझो कि जैसे पहले सिर्फ डॉलर की मदद से इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता था, अब वैसे ही इंडियन रुपी की मदद से भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकेगा। रशिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड के लिए इस सिस्टम का यूज ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला है एंड अब तो रशिया के अलावा भी 18 और कंट्रीज ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाने वाली हैं। एंड डी डॉलराइजेशन के होने का अब एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ये भी है कि 48 सालों के बाद सऊदी ने भी ये हामी भर दी है कि वो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड के लिए डॉलर के अलावा किसी और दूसरी करेंसी को भी एक्सेप्ट करेगा। और इंडिया के अलावा चाइना भी अपनी करेंसी युआन को एक ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए पुश कर रहा है। कई कंट्रीज खुल के अब अपने डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स के बारे में बात कर रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद आने वाले कुछ सालों में डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते ही रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।